हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज़ इन जनरल सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में अधिकांशतः होता रहता है, लेकिन इंजीनियरिंग की बाकी फील्ड्स में भी इसका एप्लीकेशन है और इस सब्जेक्ट को बाकी ब्रांचेस के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका विशेष महत्व है। अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारी वीडियोस को देखें, उनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। उसके अलावा हमको ये भी बताएं कि हम अपने वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें हम बेसिक से लेकर के सारे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि उनका म- उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है, उनका उसको किस तरीके से हमको इंटरप्रेट करना है और उसका एप्लीकेशन फ्लूइड मैकेनिक्स की फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में किस तरीके से निकल करके आता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टर्म है मैकेनिक्स का, उसके बारे में बात करते हैं, विच इज बेसिकली द ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस विच डील्स विद both stationary and moving boundaries under the influence of forces. ठीक, the branch of mechanics that deals with bodies at rest is called statics, while the branch that deals with bodies in motion is called डायनामिक्स। ठीक है, तो मतलब कि जहां पर हमको लोड्स के बारे में बात करनी है, फोर्सेस के बारे में बात करनी है, उनके आपस में इंटरेक्शन के बारे में बात करनी है और जिस भी बॉडी के ऊपर वो अप्लाई हो रहे हैं उसके ऊपर उन फोर्सेस के लगने का क्या असर हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी तरह वजह से उसका बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स किस हिसाब से बदल रहे हैं, उनके बारे में अगर हमको बात करनी है तो हम मैकेनिक्स में करेंगे। मतलब कि इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। ठीक, अब जैसे हमने यहां पर बात की, अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स चलता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का कोर्स चलता है और फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स चलता है। ठीक है, तो जब हमको बात करनी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में तो वहां पर जो बॉडीज हैं वो रिजिड हैं। ठीक, जो जिनके ऊपर फोर्स अगर लगना है तो उनमें उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब कि वो किसी भी तरीके से डिफॉर्म नहीं होंगे, उनका शेप और साइज चेंज नहीं हो सकता। वहां पर उनका सॉलिड होना असर दिखाता है, जिसकी वजह से या तो उनमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइप की चीजें आएंगी। ठीक, और अगर वो रेस्ट में है, अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो या तो रेस्ट में आएंगी, और अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आएंगी और उसकी वजह से उनके ऊपर जो चेंजेस आने वाले हैं उसको हम उसमें देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स के बारे में, से रिलेटेड, वो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स। ठीक, जिसमें हमको ये देखना होता है कि अगर फोर्सेस का इन्फ्लुएंस लग रहा है, अगर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो वो जिन बॉडीज के ऊपर हो रहे हैं वो डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं, मतलब कि उनका शेप साइज या कहना चाहिए उनके अंदर कोई स्लोप आ जाएगा, उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन इस तरीके का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, उसका नेचर क्या होगा, उसके बारे में जब हमको बात करनी है तो वो हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के केस में। लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो वहां पर भी जो हमारा मेन व्हाट टू से ऑब्जेक्ट है, वहां पे सॉलिड्स हैं, ठीक, जो डिफॉर्मेबल हैं, जिसमें डिफॉर्मेशन आ सकती है एक लिमिट तक और एक लिमिट लिमिट के बियॉन्ड भी। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में। तो फ्लूइड को भी हम डिफाइन करने वाले हैं, मैकेनिक्स का पार्ट वहां पर है। तो फ्लूइड के ऊपर जो फोर्सेस लगने वाले हैं, ठीक, उनका क्या असर होने वाला है, उसका किस तरीके से से फ्लूइड का बिहेवियर चेंज होगा, किस तरीके से उसके करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएंगे, उनके बारे में जब हमको बात करनी है तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की स्टेट में है और उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक, तो हम उसको वहां पर कहते हैं स्टैटिक्स, जो भी हमने यहां पर पहले पॉइंट में लिखा हुआ था और इंग्लिश में हमने उसको पढ़ा भी और समझने की कोशिश भी की। मतलब कि अगर वो रेस्ट में है, उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं तो
रेस्ट में है मतलब कि और फोर्सेस लग रहे हैं कि तो सारे के सारे फोर्सेस का वहां पर इक्विलिब्रियम है, जिस वजह से वो रेस्ट में थी तो रेस्ट वाली स्टेट में बनी हुई है। और जब हम बात करें कि दैट ब्रांच विच डील्स विद बॉडीज इन मोशन, मतलब कि क्या कहते हैं, अगर बॉडी मोशन में है तो किसी फोर्स की वजह से है, और व्हाइल इन मोशन उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं जिनके आपस में इस तरीके का इक्विलिब्रियम बना हुआ है कि बॉडी मोशन में ही है, तो उसकी स्टडी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डायनामिक्स का पार्ट। ठीक है, तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करें, द साइंस दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट which is going to be studied in fluid statics, or in motion which is going to be studied in fluid dynamics, and the interaction of fluids with solids and other solids at the boundaries। ठीक, अगर फ्लूइड है, ठीक है, तो वो या तो किसी सॉलिड के टच में होगा या किसी ना किसी तरीके से एक इंटरेक्शन बनाएगा दूसरे मीडियम के साथ में। ठीक, और वहां पर उस इंटरेक्शन का क्या असर पड़ रहा है कि वो चाहे वो सॉलिड स्टेट में था या मोशन की स्टेट में था, उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे थे कि जिसकी वजह से उसका बिहेवियर या तो एक जैसा बना हुआ था या चेंज हो रहा था, तो क्यों हो रहा था, इसके बारे में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अ सब्सटेंस, जब हम बात कर रहे हैं यहां पर फ्लूइड के बारे में, एनीथिंग दैट कैन फ्लो विल बी कॉल्ड एज फ्लूइड। ठीक, तो अ सब्सटेंस, और जब हम फ्लूइड के बारे में बात करें तो दो पार्ट हैं उसके, एक लिक्विड और दूसरा गैसियस। ठीक है, अ सब्सटेंस इन लिक्विड और गैसियस फेज इज रिफर्ड एज फ्लूइड। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सॉलिड एंड फ्लूइड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंसेस एबिलिटी टू रेजिस्ट an applied shear or tangential stress that tends to change its shape. A solid can resist an applied shear by deforming its shape, whereas a fluid deforms continuously under the influence of shear stress, no matter how small is its not exactly shape, how small is shape of the fluid can be there, but shear stress can also be स्मॉल अप टू एनी एक्सटेंट, मतलब कि इवन बहुत ही छोटा, इनफाइनेटिस्मली स्मॉल अगर शियर स्ट्रेस है तो उसके इन्फ्लुएंस में भी वहां पर फ्लो होने लग जाएगा, तब हम उसको वहां पर फ्लूइड कह रहे हैं। ठीक है, इन सॉलिड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, बट इन फ्लूइड्स स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, और इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर फोर्स, ठीक है, तो उसको हम फ्लूइड कह रहे हैं। और जब हमको सॉलिड और फ्लूइड के बीच में एक डिस्टिंक्शन कर देना है, ठीक है, वैसे तो सब्सटेंस के तीन फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, दोनों ही शियर स्ट्रेस को कह लीजिए या शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको फ्लूइड के कैटेगरी में डाल देते हैं। तो एक हो गया सॉलिड और दूसरा हो गया फ्लूइड। जब हम सॉलिड के बारे में बात करें तो वहां पर लेटिस फॉर्मेशन है, ठीक है ना, और हर मॉलिक्यूल की, हर छोटे से छोटे एलिमेंट की अपनी पोजिशन फिक्स है, और जो उसके ऊपर लोड लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, या हम उसको हीट देने वाले हैं, तो क्या होगा कि वो अपने एक फिक्स पोजीशन के अराउंड में मूव करेगा। ठीक है, अप टू सर्टेन एम्पलीट्यूड, आयाम तक मूव करेगा और वापस वहीं पर, जिसको हम कह सकते हैं पीरियोडिकल मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरीके से, ठीक है ना, तो वहीं आसपास मूव करके अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कि उसका शेप और साइज वहां पर फिक्स रहना है। ठीक है, तो और वहां पर क्या है कि जो प्राइम ऑब्जेक्टिव, चाहे सॉलिड का हो चाहे फ्लूइड का हो, कि उसके ऊपर जो भी शियर स्ट्रेस लग रहा है या फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से उसका शेप या साइज जो है वो चेंज ना होने पाए। ठीक है, तो अगर सॉलिड में एक सर्टेन लिमिट से ऊपर का शियर लगा, या कह लीजिए नॉर्मल लोड भी लगे, तो क्या है कि वो उसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा, और नहीं कर पाया तो क्या होगा, उसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसका शेप जो है वो थोड़ा बहुत बदल जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, अगर वही चीज हम फ्लूइड में कर रहे हैं, ठीक, भले ही कितना भी जो उसका फ्लूइड का जो हमने एलिमेंट लिया हुआ, छोटा एलिमेंट लिया हुआ है जिसके ऊपर हम फोर्सेस लगा रहे हैं, फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, या कितना ही छोटा शेयर स्ट्रेस क्यों ना है, क्यों नहीं है, तो वहां पर जो डिफॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट विजिबल। ठीक है, मतलब कि वो अपनी पोजीशन भी छोड़ सकता है, मतलब कि उसका शेप भी चेंज हो सकता है, उसका साइज भी चेंज हो सकता है। हाँ, ओवरऑल वॉल्यूम वहां पर जरूर कांस्टेंट रहने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन हाँ, वहां पर वो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं कर सकता, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। ठीक, जो हमको फिर नजर आने वाला है, और एक कहना चाहिए बहुत ही
विजिबल होने वाला है, बहुत ही क्या कहते हैं हमको हम आंखों से देख करके बता सकते हैं कि वहां पर कोई चेंज आ रहा है, इस तरीके का होने वाला है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि सॉलिड्स में जो स्ट्रेस लग रहा है दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब कि जो चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस एरिया में भी आ सकता है, लेंथ में भी आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है। ठीक, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द शेयर स्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं हम उसको शेयर से जोड़ करके देखेंगे। जबकि जबकि जब हम फ्लूइड में बात करें तो जो हमारा स्ट्रेस है दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। ठीक है, स्ट्रेन रेट के ऊपर भी जस्ट हम बात करने वाले हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नीचे में फिक्स्ड प्लेट है, ऊपर में हमने क्या कहते हैं एक सॉलिड ब्लॉक लिया हुआ है, हम उसको क्यूबिकल ले सकते हैं। यहाँ पर चूंकि 2D है तो हम एक हमको वो रेक्टेंगल नजर आ रहा है दोनों ही केसेस में, चाहे वो सॉलिड ब्लॉक है चाहे वो हमारा फ्लूइड लेयर्स हैं, दोनों ही केसेस में। और क्या कहते हैं हमने वहां पर एक फोर्स लगाया हुआ है, दिस इज द फोर्स हियर। ठीक है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। ठीक है ना, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स का हो रहा है। जो हाइट हमने ली हुई थी वो एच ली हुई थी, और जो हमने कहा कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, फिगर शो किया हुआ है, वो एक्स और वाई के उसमें है। अब जब यहाँ पर हम फ्लूइड लेयर्स के केस में बात कर रहे हैं, ठीक, तो जो यहाँ पर फोर्स एफ लगा हुआ है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, और ये फिक्स्ड प्लेट है। यहाँ पर जो हमने रेक्टेंगुलर से क्या कहते हैं सेक्शन लिया हुआ है, उसकी हाइट एच है यहाँ पे। ठीक है, और अगेन प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर डायग्राम शो हुआ है एक्स वाई प्लेन में। और ये जो डेल्टा यू है, ये हमारा स्ट्रेन रेट हम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये वो है। ठीक है, तो अगर इसको हमको और दूसरे तरीके से भी देखना हो तो हम इसकी जगह पे फिक्स्ड प्लेट रखी हुई है। यहाँ पर हम एक बर्तन मान लें, एक जार मान लें, और ऊपर में हमने क्या कहते हैं एक प्लेट से इसको ढक दिया है, इस तरीके से माने। और उस प्लेट को हमने एक फोर्स एफ के साथ में टेंजेंशियली खींचा है। ठीक है, और जब हमने उसको टेंजेंशियली खींचा है, ठीक, तो कहीं ना कुछ चेंज तो इस अपर ये जो लेयर है उसमें आएगी, कि मतलब एक तरीके से वो साइड में भागने की कोशिश करेगा। ठीक, और यही इसका यहाँ पर डिफॉर्मेशन है। जब हम इसके बारे में बात करें तो क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट मे नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो इलास्टिसिटी है उसमें, ये दिखाता है, और नहीं आता तो वो प्लास्टिसिटी दिखाता है। यहाँ पर अगर हम इसको लगातार करते रहेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिफॉर्मेशन है वो हमको दिखता चला जाएगा। हम अलग अलग एलिमेंट्स को पकड़ते चले जाएं और फोर्स के एक्सटेंट को बढ़ाते चले जाएं, तो जो लाइन अभी यहाँ तक दिखाई दे रही है वो हो सकता है थोड़ी देर के बाद हमको यहाँ पर दिखाई दे। ठीक, थोड़ी देर बाद हो सकता है, और अगर हमने जो फोर्स का एक्सटेंट बढ़ाया या उसको और ग्रेजुअल चेंज देने की कोशिश करी तो वही चीज और दूसरे उस तक बदल जाए। तो यहाँ पर एक पॉइंट अगर यहाँ पर है, एक पॉइंट सेम पॉइंट थोड़ी देर के बाद यहाँ पर होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर होगा, जैसे जैसे ये फोर्स की इंटेंसिटी यहाँ पर बदलती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस, मतलब कि जो हम यहाँ पे एस एफ के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फोर्स है। ठीक है, हम अगर हम इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रेस। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इसके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक, जो कहीं ना कहीं ये बताएगा कि उसके अंदर में जो स्ट्रेन आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है। ठीक, वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए स्ट्रेन के बारे में बताएगा, और ये भी बताएगा कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसकी वो इस फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, और जो हमारा स्ट्रेन रेट है इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि जो ये पहले वाले में इन्होंने दिखाया उसको तो शेयर मॉडुलस ऑफ द सॉलिड, और जो दूसरे वाले में दिखाया लिक्विड केस में वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके बारे में भी हमने बताया था। ठीक, जिसको हम यहाँ पर म्यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, और अब इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड से। ठीक है, तो जैसे शियर स्ट्रेस के बारे में बात हुई तो एफ फोर्स था, एरिया जिसके ऊपर वो फोर्स एफ एक्ट कर रहा था, शियर स्ट्रेन मतलब कि जो उसका चेंज आया डायमेंशंस में, ठीक, वो डेल्टा एक्स हुआ, और एच जो हमने हाइट ली हुई थी उसके हिसाब से। अब जरा यहाँ पर फिर से देखते हैं, डेल्टा एक्स ये था जो चेंज आया था सॉलिड के केस में। ठीक, और ये एच के हिसाब से हमने लिया तो हमको ये पता पड़ेगा कि ये एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, तो उसके वो हमको वहां पर स्ट्रेन पता पड़ गया। ठीक है, एफ फोर्स लगी रहा था, और जिस एरिया के ऊपर लग रहा था हमने उस एरिया को भी यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। अब बात करते हैं म्यू के बारे में, तो शेयर स्ट्रेस लिक्विड में, शेयर स्ट्रेन रेट जो है हमारा उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखिए हम वापस से डायग्राम में, तो ये है हमारा डेल्टा यू, ये हमारा एफ एफ बाई ए तो ऑब्वियसली यहीं से ले लिया, और जैसे हमने कहा था स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा यू डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो यहां पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं म्यू।
के बराबर एफ बाई ए अपॉन डेल्टा यू अपॉन एच, इसको हम म्यू के बराबर बोल रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको हमने यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है कि एफ force is that is acting on a cross sectional area of A, ठीक, h is the height of the solid block, ठीक है, और हाइट बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है, और डेल्टा इज द एलोंगेशन ऑफ द सॉलिड ब्लॉक एंड डेल्टा यू इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। बिकॉज फ्लूइड में अगर नीचे वाली लेयर रेस्ट पे रह गई, लेकिन चूंकि हमने इसको एक एफ से यहां पर खींचा हुआ है, तो अपर लेयर में कुछ ना कुछ वेलोसिटी डेफिनेटली आ ही जाएगी, बिकॉज द मोशन हेयर इज गोइंग टू बी टेंजेंशियल, ठीक, और उसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेन रेट है वो वहां पर अपना असर दिखाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं डायमेंशन और यूनिट्स के ऊपर। तो डायमेंशंस क्या हैं? दिस इज अ मेजर बाय विच अ फिजिकल वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली एंड द यूनिट इज द पर्टिकुलर वे ऑफ अटैचिंग अ नंबर टू द क्वांटिटीज ऑफ द डायमेंशन, ठीक है। सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आर असाइंड विद सर्टेन यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यूनिट हर प्रॉपर्टी की होती हैं, डायमेंशन की होती हैं, जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिट और डायमेंशन का इंपॉर्टेंस इस चीज के लिए कि हम कौन सा सिस्टम वहां पर अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उसको किस तरीके से मेजर करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वो यूनिट ही हमको ये बता देगी कि जो क्वांटिटीज का आपस में रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है, उस वो चीज हमको यहां से पता पड़ जाएगी। जैसे बेसिक डायमेंशंस में इन्होंने मास लिया, लेंथ लिया, टाइम लिया, ये जैसे हमने एम के सिस्टम यहां पर ले लिया है, ठीक है, उसके हिसाब से टेम्परेचर को हम थीटा में मेजर करते हुए चल रहे हैं, ठीक, और इसको हम प्राइमरी या फंडामेंटल डायमेंशंस और यूनिट्स बोल रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम यूनिट्स बोलेंगे, उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं डायमेंशंस को वहां पर जनरेट करेंगे, वहां पर उसको निकालेंगे, ठीक है। जैसे यूनिट में मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और हम डायमेंशन की बात करें तो मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन के मामले में, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। while others such as the velocity volume is expressed in terms of primary dimensions and it is called as the secondary or derived dimensions or the units। जब हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी लेंथ से मेजर होती है, टाइम अलग हो गया, तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी जो है हमारी वो डिराइव्ड यूनिट हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और हम इसको अगर क्या कहते हैं डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करेंगे या इसकी यूनिट को कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारी सेकेंडरी डायमेंशंस या डिराइव्ड डायमेंशंस यूनिट्स इस तरीके से निकल करके आएंगी, ठीक है। प्लस दूसरी चीज ये है कि जो प्राइमरी डायमेंशंस हैं या प्राइमरी यूनिट्स, नॉट हम डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी दूसरी यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, दोज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो इन प्राइमरी यूनिट्स को यूज करके निकाली जा सकती हैं, ठीक है। अब जैसे हम सीजीएस में बात कर रहे होते तो मास को हम क्या कहते हैं ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे होते, लेंथ को हम सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे होते, ठीक है, टाइम को फिर भी सेकंड से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते। अलग बात है डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे, जो उसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है एमएलटी वो चेंज नहीं होगा, बस यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। और जैसे एमकेएस में बात करें, सीजीएस में बात करें, तो उनका आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है ना। जैसे 1 किलोग्राम इज गोइंग टू बी 1000 ग्राम्स, ठीक है, और 1 मीटर इज गोइंग टू बी 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम उसको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोज कैन बी इजिली बी रिलेटेड और कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पर इस सिस्टम को ले रहे हैं जहाँ पर हम क्या क्या कहते हैं बेसिकली इनको कंसीडर करने वाले हैं, वो हमारा एसआई सिस्टम है, एमके सिस्टम है, ठीक है ना, जिसके हिसाब से हम यूनिट्स भी कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, असाइन करेंगे, और डायमेंशन भी उस हिसाब से उसके कैलकुलेट करके आगे चलेंगे। तो अब आते हैं सबसे पहले डायमेंशंस और यूनिट्स के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम फ्लूइड को एज ए कंटिन्यूअम देखने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड को तो हमने समझ लिया कि दैट कैन फ्लो, ठीक है, इसका एक शेप है, एक साइज है, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज अंटिल अनलेस कि हम उसको हीट दे रहे हैं उस केस में, ठीक है। जब कंटिन्यूअम के बारे में बात करें तो एक कंटिन्यूअस सीरीज बनी हुई है सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स की, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, जो कहते हैं कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनका आपस में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो पहला एलिमेंट है, जो आखिरी एलिमेंट है, उन दोनों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस हो, उनके प्रॉपर्टीज में एक अच्छा खासा डिफरेंस हो, ठीक। अब जैसे हम क्या कहते हैं कंटिन्यूअम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक फ्लूइड्स हैं वो दोज आर एग्रीगेशन, मतलब एक क्लस्टर बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का आपस में, ठीक है। तो जो हम कह रहे थे कि एक लैटिस फॉर्मेशन, एक फिक्स पोजीशन है सॉलिड के केस में, वो यहां पर बिल्कुल फिक्स्ड हम कह लें तो ऐसा नहीं है। जब लिक्विड्स के बारे में बात करें तो उन एलिमेंट्स या उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो
कम है, गैसेस के केस में वो स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल डायमीटर। मॉलिक्यूल बहुत छोटा एलिमेंट है, उसका डायमीटर भी बहुत छोटा होगा, और जब उसके कंपैरिजन में हम इस डिस्टेंस की बात करें क्लोजली स्पेस्ड या फिर वाइडली स्पेस्ड, ठीक है ना, तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जो सॉलिड के केस में नहीं होती, लिक्विड के केस में या गैसेस के केस में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इज इमेंस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज नॉर्मली नेग्लिजिबल। ठीक, तो अब इसके अगले उस पे आते हैं। द अंडर दीज कंडीशंस फ्लूइड कैन बी ट्रीटेड एज द कंटिन्यूम एंड द प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज द बल्क बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, जब हम कंटिन्यूम के केस में बात कर रहे हैं तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना देख करके मैक्रोस्कोपिक मतलब कि बड़े लेवल पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हमको कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। हमको यह दिखाई दे रहा है कि फ्लूइड पार्टिकल्स या फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, उनके बीच में कोई स्पेस, कोई वॉइड्स, ऐसी चीज प्रेजेंट नहीं है। ठीक, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अपने आप को डिफाइन करने वाले हैं, अपने आप को बताने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर हमने फोर्स लगाया देन दैट इज गोइंग टू बिहेव फॉर, मतलब दैट इज गोइंग टू अप्लाइड ऑन दोज थिंग्स एज अ यूनिट। ठीक है, वहां पर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं देख रहे हैं कि भाई इस पे लगा, उस पे नहीं लगा, उस पे नहीं लगा, हम एज अ होल मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं कि अगर लगा है तो पूरे के पूरे मास पर वो फोर्स लगा है। ठीक है, तो यहां पर हम बल्क बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द कंटिन्यूअल मॉडल टू बी वैलिड द स्मॉलेस्ट sample of the matter of practical interest must contain a large number of molecules so that the meaningful averages can be calculated। मतलब कि मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसके हिसाब से हम मीनिंगफुल एवरेज ले सके। मतलब कि अगर लोड लग रहा है तो किस तरीके से उसका असर दिखाई दे रहा है, क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, हम किस तरीके से उसको एनालाइज करने वाले हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, इसके बारे में हमको वहां पे पता लगेगा। In the case of air at sea level conditions, the volume of uh, 10 to 9 cubic millimeter, 10 to power minus 9 cubic millimeter contains 3 into 10 to power 7 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मतलब यहां पर मॉलिक्यूल्स कितने छोटे हैं, लेकिन जब हम कंटिन्यूम के बारे में हम बात करें तो इतना छोटा वॉल्यूम 10 टू पावर माइनस 9 मिलीमीटर क्यूब, उसमें 3 इंटू 10 टू पावर 7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जब हम एयर के केस में बात कर रहे हैं, इन द इंजीनियरिंग सेंस दिस वॉल्यूम इज क्वाइट स्मॉल, सो द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस इज वैलिड। ठीक है, सो उसके पहले कुछ एक चीजों के ऊपर और बात करेंगे जो हम पिछली स्लाइड में कवर करना भूल गए। हमने यहाँ पर डायमेंशन के बारे में बात करी, ठीक है, लेकिन हाँ पहले हम क्वांटिटीज को यहाँ पर समझ लें कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसको हमको यहाँ पर यूज भी करना है, विच कैन बी मेजर्ड, और उसमें भी वो क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और उल्टा जिनके रेफरेंस में हम बाकी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोज आर बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और उनकी यूनिट को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स बोल करके चल रहे हैं, और वो जो क्वांटिटीज हैं उसमें ये हमारी मास, लेंथ और टाइम, वो क्वांटिटी निकल करके आती है, इसमें टेम्परेचर। ठीक है, 6 हमारी बेसिकली बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, जिसमें से 4 का इंपॉर्टेंस हमको यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में देखने के लिए मिलेगा। तो कॉन्टिन्यूम के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया कि कितने छोटे छोटे वॉल्यूम में कितने ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूटी ऑफ द एलिमेंट्स वहां पर बनी हुई है, एक सीरीज बनी हुई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी हम अपने दूसरी वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर ही बात करने के लिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक डेफिनेशंस को के बारे में आपसे बात करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और लोगों के साथ में शेयर करना भी ना भूलिए। बहुत जल्दी आपसे अपने वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।